नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है हेमंत। राहुल गांधी बोले हम सीएम से नहीं डरते, कर ले उन्हें जो करना है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से एंट्री कर सकती हैं सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बोले लालू यादव बीजेपी आडवाणी के समय से ज्यादा सांप्रदायिक अब हो गई है। और इसी के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिमाचल में छुट्टी, सीएम सुक्खू ने कर दिया है ऐलान। और इसी के साथ एक और वादा कर दिया है और खबर में आगे जिक्र होगा, प्रधानमंत्री को नहीं मिला मणिपुर आने का समय, अब कर रहे हैं पाखंड का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता ने दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को समय निकालकर मणिपुर जाना चाहिए था, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं हेमंत। राहुल गांधी बोले हम सीएम से डरते नहीं हैं, कर ले उन्हें जो करना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है, क्या नाम है उसका, पूरा देश और असम जानता है कि आपके मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। राहुल गांधी ने कहा कि कभी यात्रा में हमारी परमिशन रद्द कर देते हैं, कभी हमारे लोगों को आने नहीं दिया जाता, कभी हमारे झंडे जला दिए जाते हैं, और मगर इनको बात समझ नहीं आ रही है। ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, यह असम की जनता की आवाज़ की यात्रा है, और जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। राहुल गांधी और असम की जनता मुख्यमंत्री से डरती नहीं है, उन्होंने जो करना है वो कर ले। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर आक्रामक तेवर नजर आया राहुल गांधी का, और कहा कि बताइए सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है। और इसी के साथ हेमंत विश्व शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि हम आपसे डरते नहीं हैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। वहीं दोस्तों, वायनाड सांसद ने कहा कि असम के युवाओं और किसानों पर अन्याय हो रहा है। यहाँ के युवा लाखों रुपए लगाकर स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि असम में उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलता, छोटे दुकानदारों को नोटबंदी और जीएसटी से बर्बाद कर दिया गया। क्या किसी को नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ? उन्होंने कहा दोस्तों कि असम की सरकार एक परिवार के लिए चलाई जा रही है और देश की पूरी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है। इसी के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी सुपर हिट और इससे बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से एंट्री कर सकती हैं सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, आ रही है बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी या राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से एंट्री कर सकती हैं। 2 अप्रैल 2024 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में से जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा उसकी राज्यसभा में जाने की संभावना है। तेलंगाना में 3 और कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट है। 2 अप्रैल को ये खाली होगी। सोनिया गांधी के इस बार चुनाव लड़ने के आसार कम हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, और ऐसा हुआ तो सोनिया गांधी को प्रदेश से राज्यसभा सीट की पेशकश की जा सकती है। प्रियंका गांधी अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती तो उनकी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाने की संभावना है। राजधानी शिमला में प्रियंका गांधी का घर है। हिमाचल प्रदेश से उनके राज्यसभा में जाने से कांग्रेस को उत्तर भारत में मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, और प्रदेश कांग्रेस में इस बाबत सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इसके लिए पार्टी हाईकमान को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बोले लालू यादव बीजेपी आडवाणी के समय से अधिक सांप्रदायिक। जी हां दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी के समय के मुकाबले वर्तमान में भाजपा की सांप्रदायिकता और तीव्र हो गई है। अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति के निर्धारित प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 2 दिन पहले शनिवार को एक ईमेल साक्षात्कार में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बात बताई। ये यादव ही थे जिन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में 1990 में भाजपा नेता को अयोध्या पहुंचने से पहले बिहार में गिरफ्तार करवाया, आडवाणी की रथ यात्रा रोक दिया था। विवादित स्थल जहां बाबरी मस्जिद थी वहां मंदिर बनाने की अपनी पार्टी की मांग पर दबाव बनाने के लिए आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा शुरू की थी। शनिवार को यादव ने कहा कि 90 के दशक से बीजेपी का सांप्रदायिक चरित्र तेज हो गया है। ये शुरू तो आडवाणी के समय ही हुआ था, अब तो और भी तीव्र हो गया है। हालांकि ये पूछे जाने पर कि राम मंदिर निर्माण के लिए आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से कौन अधिक जिम्मेदार है, यादव ने कहा कि उनके अनुसार दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है।
लालू यादव ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कम या ज़्यादा जिम्मेदार हो। बाबरी विध्वंस के लिए वो सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। मेरे लिए मोदी और आडवाणी के बीच कोई अंतर नहीं है। मैंने उन सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1990 के समय की याद दिलाई लालू यादव ने, और जिस समय उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी कराया था। और अब आपको बता दें कि वो कहते हैं कि 1990 में आडवाणी के समय में भाजपा जितनी सांप्रदायिक थी उससे ज़्यादा सांप्रदायिक अब भाजपा हो गई है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिमाचल में छुट्टी, सीएम सुक्खू का ऐलान, कर दिया एक और वादा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को सूबे में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर छुट्टी की घोषणा की गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हिमाचल सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। शिमला के राम मंदिर में रविवार को दीप प्रज्वलित करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया है और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान श्री राम सभी के आस्था के केंद्र हैं और ये राजनीति का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो इस देश की संस्कृति है। और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और आज वो भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने राम मंदिर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने तो केवल आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। दोस्तों बता दें आपको कि हिमाचल में विपक्षी दल भाजपा की ओर से राज्य सरकार से 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की जा रही है। और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के भी विभिन्न मंदिरों के भव्य समारोह रखे गए हैं। इस कड़ी में शिमला शहर के 40 मंदिरों में कार्यक्रम होंगे और 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए शिमला के राम मंदिर में पूर्वाह्न 11 बजे हवन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखा जाएगा और इसके लिए यहाँ एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई जा रही है। रुकते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम को नहीं मिला मणिपुर आने का समय और अब कर रहे हैं पाखंड का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मणिपुर के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन उन्हें राज्य का दौरा करने का वक्त नहीं मिला है और ना ही उन्होंने इसे जरूरी समझा जो पिछले साल 3 मई के बाद से इतनी पीड़ा से गुजर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राज्य में हिंसा जारी है और सामाजिक सौहार्द नष्ट हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है और मणिपुर के नेताओं और दलों से मुलाकात करने से इनकार कर रहे हैं। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के स्थापना दिवस पर ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्हें इस राज्य का दौरा करने का वक्त नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसे जरूरी समझा है जो 3 मई 2023 के बाद से ही इतने दर्द और पीड़ा से गुजर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्राण प्रतिष्ठा और ईवीएम पर डिंपल ने सरकार को घेरा, बोली बढ़ रहा हिंदुस्तान तो बैलेट पेपर से हो चुनाव। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। अपने बयान में डिंपल यादव ने राम मंदिर और ईवीएम को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर सवाल करने पर डिंपल यादव ने कहा कि हमें न्योता नहीं मिला है, जैसा कि मैंने कहा था कि भगवान जब बुलाते हैं तब जाया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सब परिवार सहित अयोध्या जाएंगे। ईवीएम को लेकर बयान देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि विश्व की जितनी भी हमारी फैक्ट्री है वहाँ सभी जगह जहाँ से चुनाव होते थे वहाँ सभी बैलेट पेपर पर आ गए हैं। जितने भी देश हैं विश्व के वो सब बैलेट पेपर पर चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को आंकड़े देखने चाहिए जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं। 2022 की कितनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, कितनी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही है और पूरे प्रदेश में। और अगर गांव-गांव जाएंगे कितने कब्जे हो रहे हैं ज़मीनों पर। मैं समझती हूँ सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक साथ चुनाव होने पर हर 15 साल में खरीदने होंगे 10,000 करोड़ के ईवीएम, सरकार से बोला चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, देश में अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने के लिए चुनाव आयोग को हर 15 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। देश में चुनाव कराने वाली शीर्ष संस्था ने सरकार को लिखे एक पत्र में ये बात कही है। पत्र में आयोग ने कहा कि ईवीएम 15 साल तक चलती है। एक साथ चुनाव कराए जाने पर ईवीएम के एक सेट का इस्तेमाल 3 दौरे के चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है। इस साल आम चुनाव कराने के लिए देश भर में करीब
11.80 लाख मतदान केंद्र बनाने की जरूरत होगी। वहीं दोस्तों एक साथ चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के 2 सेट की जरूरत होगी। आयोग ने पिछले अनुभवों के आधार पर सरकार को पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि मतदान के दौरान दोषपूर्ण इकाइयों को बदलने के लिए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर बवाल, निर्मला के वार पर राज्य सरकार का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देखने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यह दावा किया और इसे लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राज्य में श्री राम के 200 से अधिक मंदिर हैं। हिंदू रिलीजियस चैरिटी डिपार्टमेंट की ओर से नियंत्रित मंदिरों में भगवान राम के नाम पर किसी भी पूजा, भजन, प्रसादम, अन्नदानम की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस चैरिटी मिनिस्टर शेखर बाबू ने इस दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गलत मैसेज मंत्री द्वारा फैलाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि जो मंदिर निजी तौर पर संचालित है वहां भी पुलिस कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्वोत्तर राज्यों को स्थापना दिवस की दी बधाई, कहा राष्ट्र निर्माण में रहा अहम योगदान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने रविवार को 3 पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। खड़गे ने कहा कि राज्य बनने के बाद से पिछले 52 वर्षों में हैरान करने वाली प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और सरलता से संपन्न इन राज्यों के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में काफी योगदान दिया है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने रविवार को 3 पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। राज्य बनने के बाद से पिछले 52 वर्षों में हैरान करने वाली प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और सरलता से संपन्न इन राज्यों के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में काफी योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए शांति, समृद्धि और सर्वांगीण प्रगति की कामना करते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अद्भुत लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आपकी विशिष्ट पहचान, समृद्धि, संस्कृति और गौरवशाली परंपराएं भारत की विविध और सामंजस्यपूर्ण टेपेस्ट्री में अभिन्न अंग हैं जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा मानहानि का केस, बीजेपी एमपी प्रमुख पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर शनिवार को शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया कि संसद विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से नहीं हटा देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, सोलापुर में गरजे शरद पवार। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जब तक केंद्र की मौजूदगी बीजेपी सरकार को सत्ता से नहीं हटा देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। सोलापुर में 84 साल के वरिष्ठ नेता पवार ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महासचिव आघाड़ी गठबंधन को मजबूत करने के लिए वाम दलों और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से बात कर रही है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन ये दिखाता है कि केवल विशिष्ट राजनीतिक दल और संगठन ही इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वो भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले पर अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी, कहा बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमला हुआ है। और वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकतंत्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक
भौतिक रूप होती है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में पीएम मोदी के काफिले को दिखाए काले गुब्बारे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो गया मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को चेन्नई में जोरदार स्वागत हुआ था। वहीं युवा कांग्रेस के 3 सदस्यों ने उनके काफिले को ब्लैक बैलून दिखाए थे। इस घटना के बाद माउंट रोड थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता राजा विक्रमन समेत 2 अन्य कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को काफिले को काले गुब्बारे दिखाए थे और साथ ही नारेबाजी भी की थी। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एस आलागिरी ने पीएम मोदी के आगमन के दौरान एससी विंग के अध्यक्ष सांसद रंजन कुमार सहित पार्टी के अन्य नेताओं को प्रिवेंशन कस्टडी में रखने के लिए पुलिस की आलोचना की। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना में ओवैसी से हाथ मिलाएगी कांग्रेस, विदेश में सीएम रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम नेता की मुलाकात से अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, क्या कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ मतभेद सुधारने की कोशिश कर रही है या फिर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देगी? तेलंगाना की राजनीति में इन दोनों सवालों पर चर्चा छिड़ी हुई है। इसकी वजह है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की लंदन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में मूसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे अच्छे मॉडल को चुनने के लिए आमंत्रित किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का भाजपा पर तंज, बोले इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है और इस समय भाजपा इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है। वो शनिवार को धर्म संघ दुर्गा कुंड में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रयागराज जोन की संवाद कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के खिलाफ हर बूथ पर जाएगी कांग्रेस, पटना वॉर रूम में अखिलेश यादव ने बनाई आक्रामक रणनीति। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिहार में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने लगी है। इसके लिए पटना के वॉर रूम में प्रदेश नेताओं ने धारदार रणनीति बनाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ स्तर पर पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएगी और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को आक्रामक बनाने की प्रक्रिया व्यवहारिक तौर पर शुरू कर दी। पटना स्थित प्रदेश पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एमएलसी प्रेमचंद मिश्र के नेतृत्व में गठित स्टेट वॉर रूम की पहली बैठक हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है राजस्थान कांग्रेस का नया फार्मूला, 11 सीटों पर तगड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के कब्जे वाली 11 सीटों पर बढ़त हासिल की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी का राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं करने देगी। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों में दोनों पार्टियों के लिए कई संदेश छुपे हैं। विशेषकर बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हार के बाद माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट गुट लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा और युवाओं और नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एम्स में नहीं बंद होगी ओपीडी, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पर अवकाश का आदेश वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार को देश भर में कई सरकारी संस्थाओं में अवकाश रहने के आदेश जारी हुए हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया समेत 4 अस्पतालों में भी पहले दोपहर 2:30 बजे तक इमरजेंसी छोड़कर कामकाज नहीं देखने का आदेश हुआ था, लेकिन उस आदेश को वापस ले लिया गया। नए आदेश में कहा गया है कि अब एम्स में पूरे दिन कामकाज होंगे, ओपीडी चलेगी तथा डॉक्टर मरीजों को देखेंगे और इलाज करेंगे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अस्पतालों में 22 जनवरी को ओपीडी नहीं बंद रहेगी। सभी अस्पतालों में नियमित रूप से कामकाज होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुकी संगठन ने सुरक्षा बलों पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने भ्रामक बताकर किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त मणिपुर के मोरे शहर में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों, विशेष रूप से म्यांमार के घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया है। इस बीच कुकी संगठन ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल उग्रवादियों के साथ मिले हुए हैं। हालांकि इन आरोपों से मणिपुर पुलिस ने इनकार कर दिया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की गारंटी, युवाओं के लिए खतरे की घंटी, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कहां गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा। उन्होंने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें युवाओं के हक, उनके साथ न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।